हाँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी आप? अब मैं ना कि विभिन्न ब्रांचेस जो हैं, उनके बारे में आप लोगों को बताना है। अभी जो इंडियन आर्मी आज की तारीख में है, वो 10 लाख से भी ऊपर उसकी नफरी है और इसके अंदर जो है, हर एक जने का अलग-अलग काम होता है। एक लड़ाई के मैदान के अंदर कुछ जो है आगे लड़ाई करते हैं, कुछ बीच में उसको सपोर्ट करते हैं और पीछे जो रहते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन तीनों का अपने-अपने अगर देखा जाए तो काफ़ी अहम रोल है और हर एक का काम ज़रूरी होते हुए तीनों के बीच में बहुत तालमेल होनी चाहिए और ये तालमेल अगर जब रहेगी तो जो सफलता प्राप्त होगी और अगर ये जो तालमेल नहीं रहेगी तो सफलता पाने में बहुत दिक्कत आएगी। ये बताने वाली बात है कि हमारी इंडियन आर्मी के जो है एक अलग ही किस्म की है। कोई भी देश दुनिया में इवन चाहे यूएस है, चाहे कनाडा है, चाहे कोई और दूसरा देश है, वहाँ पे एक समान तकरीबन जो वहाँ का रूपरेखा है उस देश के ज़मीन की, जहाँ पे पहाड़ी, डेज़र्ट, वाटर जो कोस्टल एरिया, माउंटेन्स, हिल एरिया, जंगल एरिया, हर प्रकार की टेरेन जो प्राप्त है वो इंडिया में ही है। सो इंडिया एकमात्र देश है जहाँ पे हर तरीके की लड़ाई लड़ने में एक सोल्जर को सक्षम रहना पड़ता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही उत्तम किस्म की है और बहुत ही अव्वल दर्जे की है और इसीलिए पिछले सालों में कुछ सालों में हमने देखा है कि हर एक देश, चाहे वो यूएस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कनाडा है, हर एक देश से हमारे देश के अंदर ट्रेनिंग करने आते हैं और सीख के जाते हैं यहाँ से। इंडिया एकमात्र देश है जिसने इंसर्जेंसी को, जैसे पंजाब में इंसर्जेंसी है, जहाँ पे उसको तरतीब बार उसके ऊपर विजय प्राप्त की है। एक हम चाइना को छोड़ दें, चाइना वॉर को, जहाँ पे क्योंकि हमारे सपोर्ट ठीक से तैयारी नहीं थी उसके कारण हम हार गए थे, लेकिन बाकी पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो गए हैं और लगातार वो टेररिस्ट एक्टिविटी उनकी तरफ से चलती रहती है। तो एक तरह से कहा जाए हमारी इंडियन आर्मी का हर एक जवान ऑफिसर जो है वो उसका वॉर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही उत्तम किस्म का है और हर जना को मौका मिलता है लड़ाई के मैदान में किसी ना किसी कार्य पर जाने के लिए। अभी हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी की विभिन्न ब्रांचेस क्या-क्या हैं। हम आपको नाम बताएंगे और उसके बारे में कुछ व्याख्यान करेंगे कि उसके अंदर क्या-क्या होता है, कौन-कौन से प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताएंगे। अभी ये विषय तो बहुत बड़ा है और समय की सीमा है, तो इसलिए मैं जो है थोड़े संक्षिप्त में बताऊंगा, लेकिन किसी के पास आखिर में जब क्वेश्चन का समय आएगा, किसी के पास कोई बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं तो उसको मैं ज़रूर आंसर करूंगा और आपका जो भी डाउट है उसको ठीक से क्लियरिफाई करूंगा। अभी ये इंडियन आर्मी में हमने लिखा हुआ है, सब हेडिंग जो लिखी हुई है, आर्म्स, सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज। आर्म्स वो ब्रांचेस हैं जो कि सबसे आगे रहती हैं और दुश्मन के साथ जो उनका मेल मिलाप होकर और यहाँ तक कि जो है हैंड टू हैंड फाइट की भी नौबत आती है, यानी कि जो टुकड़ियाँ इन कांटेक्ट दुश्मन की टुकड़ियों से रहती हैं उनको हम बोलते हैं आर्म्स। इसके नेक्स्ट में आती हैं सपोर्ट आर्म्स। सपोर्ट आर्म्स डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है लेकिन थोड़ा सा पीछे हटकर रहेंगी और लेकिन उनकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही ज़रूरी है और उनके बिना जो हमारे आर्म्स हैं वो ठीक तरीके से लड़ने में सक्षम नहीं रह सकते। अगर ये सपोर्ट आर्म्स का साथ ना रहेगा
तो आर्म्स की जो सफलता है उसको पाने के लिए उनको बहुत समय लगेगा। तो सपोर्ट आर्म्स इस तरह वो ब्रांचेस हैं जो कि आर्म्स को और सक्षम बनाती हैं और उनको एफिशिएंसी उनकी बढ़ाती हैं और जो सफलता पाने के लिए उनको बहुत अहम रोल अदा करती हैं, जिस प्रकार से वो अपना कार्य को जल्दी से जल्दी कर सके और दुश्मन के ऊपर विजय हासिल कर सके। अब कुछ जो जवान जाएंगे लड़ाई के लिए, ऑफिसर्स जाएंगे, ये तो होगा ह्यूमन बींग्स, और इन्हीं के साथ जो लड़ाई करते हैं उनके साथ होता है इक्विपमेंट। बहुत अलग अलग किस्म का इक्विपमेंट हर एक ब्रांचेस में होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं बताता हूँ ब्रांच वाइज। अब जरूरी है कि जब वो इस्तेमाल होंगे, ह्यूमन बींग्स जब लड़ाई में जाएंगे तो उनको गोली लगेगी, चोट लगेगी, गिरेंगे, तो ऑब्वियसली बहुत जरूरी है उनको मेडिकल सर्विसेज की। इसी प्रकार से जो इक्विपमेंट जाएगा आगे उसके ऊपर भी दुश्मन का वार आएगा, तो वो भी उसमें टूट फूट होगी, चलते चलते कहीं खराबी हो जाएगी, मशीन तो मशीन ही रहती है, तो उनका रिपेयर और रिप्लेसमेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग का रिपेयर कहें या उनकी हेल्थ देखना, और जो इक्विपमेंट का रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट देखना, ये सारी जो काम जो टुकड़ियां करती हैं उनको हम बोलते हैं सर्विसेज। इसमें भी कई प्रकार की सर्विसेज हैं और उनका भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब तक वो इंश्योर नहीं करेंगे, जब तक वो जो आगे ये ह्यूमन बीइंग्स हैं और जो इक्विपमेंट हैं उनका रख रखाव सही से नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाएगा। उनको अपने ऊपर जो है कि हमारा कोई पीछे देखने वाला है हमारे लिए, तो वो पूरा दिल खोल के लड़ेंगे आगे और तभी सफलता प्राप्त होगी। तो आर्म्स, सपोर्ट आर्म्स और सर्विसेज इस प्रकार से उनका कार्यशैली रहता है और वो अपने अपने काम करते हैं, और एकजुट होकर सब तीनों जब काम करेंगे तो अवश्य है कि सफलता प्राप्त होगी। जहां तीनों के अंदर गैप रह जाता है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है लड़ाई लड़ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसी के तहत रखते हुए हमारी टुकड़ियों को अलग अलग टीमें बना रखी हैं, जो कि नीचे से शुरू होते होते ऊपर तक जाती है। सबसे नीचे होता है सेक्शन, सेक्शन के ऊपर आता है प्लेटून, प्लेटून के ऊपर आता है कंपनी, फिर बटालियन, 3 बटालियन मिलाकर बनती है ब्रिगेड, 3-4 ब्रिगेड मिलाकर बनती है डिवीजन, डिवीजन 3-4 मिलकर बनती है कोर, और कोर 2 या 3 कोर बनती है कमांड। और जो कोर लेवल पर जो है सारी टुकड़ियां एक साथ अहम करके काम करती हैं और इनका सबका कोऑर्डिनेशन होता है, एक्सरसाइज होती है, पीस टाइम के अंदर लगातार इनकी ट्रेनिंग होती है, और इसी तरीके से वो लोग सब अपना अपना काम जानते हैं, लड़ाई के मैदान में क्या क्या करना है। तो जब वक्त आता है वो अपना काम करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। ओके, अब मैं आता हूं, पहला है आर्म्स के ऊपर। आर्म्स में सबसे पहले जो है वो है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री आदि पैदल सेना। अब इन्फेंट्री का रोल क्या है कि जब तक इन्फेंट्री ग्राउंड में नहीं रहेगी, जब तक हम जमीन पर अपना पैर नहीं रखेंगे, तब तक वो कैसे माना जाएगा कि ये जमीन हमारी या ये जमीन दुश्मन की। तो इन्फेंट्री का बहुत अहम रोल है, सबसे आगे वो चलती है और उनको करना पड़ता है हैंड टू हैंड फाइट। और हैंड टू हैंड फाइट यानी कि हाथ से हाथ, मतलब आमने सामने की लड़ाई है। वो देख रहे हैं कि दुश्मन सामने है, उसका कोई भी गोली चलेगी, कहीं से भी गोली आएगी और हमें लगेगी। वो उतना हाई मोटिवेशन लेवल होता है और उसको अपने दुश्मन से बिल्कुल जब लड़ते हैं तो इतना हाई मोटिवेशन हमारे ऑफिसर्स लोग जो उनका बना कर रखते हैं, हौसला अफजाई करते हैं कि वो अपनी जान के ऊपर खेल कर जो है दुश्मन से मुठभेड़ करते हैं। तो जो एक इन्फेंट्री सोल्जर है आज की तारीख में, कल तक वो सिर्फ
एक राइफल लेकर चलता था और अपना कुछ ज़रूरी सामान, जो कि थोड़ा बहुत राशन भी होता था उसके अंदर, थोड़ा सा लेकर चलता था। लेकिन जो एक मॉडर्न इन्फेंट्री सोल्जर है, वो एक चलता फिरता एक खुद ही हथियार बन गया है। उसके बाद कम्युनिकेशन है, राइफल जो है बहुत अव्वल दर्जे की है, जो कि एक कहना चाहिए पहले पुरानी होती थी, उसको सेल्फ लोडिंग करते थे, अभी ऑटोमेटिक आ गई हैं। और उसके जो वर्दी है उसमें भी बहुत इम्पॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं, लाइट किया गया है, और उसके पास अपने बचाव के लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट भी रहती है, हेलमेट रहती है, आदि आदि। तो आज का जो सोल्जर है बहुत ही सक्षम है। इसकी जो इन्फेंट्री की जो ट्रेनिंग है उसको कमांडो कोर्स कराते हैं, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट कोर्स होता है, मैंने भी किया है उसको। और एक्सट्रीम फिज़िकल कंडीशंस को सहने के लिए ट्रेनिंग रहते हैं वो। और बहुत ज़रूरी है कि फिज़िकल फिटनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, और दिमाग बिल्कुल अलर्ट, क्योंकि दुश्मन कहाँ छुपा है, किधर से वो गोली मारेगा, कुछ पता नहीं। तो उसको सहने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए, इसको बिल्कुल हाई स्टेट ऑफ अलर्ट, हाई स्टेट ऑफ फिजिकल फिटनेस सभी कुछ रहना है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो इन्फेंट्री का रोल सबसे अहम। पहाड़ी के ऊपर गाड़ियाँ नहीं जा सकती, टैंक नहीं जा सकता, इन्फेंट्री सोल्जर ही जा सकता है। तो आप देखोगे कि भारत के उत्तर में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, कश्मीर के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तो सिर्फ वहाँ पे क्या है, सिर्फ वहाँ डिप्लॉयड है इन्फेंट्री। ओके, सो इन्फेंट्री बहुत बहुत अहम है, और सबसे ज़्यादा बटालियन इंडियन आर्मी के अंदर इन्फेंट्री की ही है, 400 से ऊपर। अगला आम आता है आर्मर्ड कोर। आर्मर्ड यानी बख्तरबंद गाड़ियाँ। आर्मर्ड कोर के अंदर जो है, अब रेगिस्तान जैसे इलाका है या प्लेन वाला जो इलाका है, वहाँ पे ऐसे आधुनिक हथियार बन गए हैं जो कि दुश्मन को दूर से उड़ा, हमारे सोल्जर को दूर से उड़ा सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा बारूद बन गया है कि दूर से मारेगा तो वो पूरा टुकड़े टुकड़े छलनी छलनी हो जाएगा, पास आने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरी है कि बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं उनको बोलते हैं आर्मर्ड, क्योंकि वो पूरा स्टील से ढके रहते हैं, और उसके अंदर गोला शोला बनता भरा रहता है, और वो जाती हैं दुश्मन के लड़ाई करने से। अब जब प्लेन इलाके में या डेजर्ट इलाके में इसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं, वो आप एक जो हमने दिखाया है ये पिक्चर के अंदर कि धूल उड़ाते हुए ये टैंक आ रहा है, तो इसकी क्षमता काफ़ी अच्छी रहती है। रेतीले इलाके के अंदर नॉर्मल गाड़ी फंस जाएगी। ओके, रेता के अंदर नॉर्मल गाड़ी नहीं चल सकती। ओके, लेकिन टैंक जा सकता है। इसी तरह छोटे छोटे नदी नालों को भी ये पार करने में सक्षम है। छोटे छोटे जंगलों में जहाँ पतले पतले पेड़ हैं, उनको सबको धाराशाही करते हुए आगे आर पार ये निकल जाता है। तो उस तरीके से इनका बहुत अहम रोल है। और जब ये लड़ाई रेगिस्तान में और प्लेन इलाके में होती है, जो कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पे जो लीड रोल है वो आर्मर्ड कोर का ही होता है। वहाँ पे इन्फेंट्री चलती है आर्मर्ड कोर के पीछे पीछे। जब ये दुश्मन को धाराशाही करते हैं, उसके बाद वहाँ इन्फेंट्री जाकर उस जमीन के ऊपर कब्जा जमाती है। आर्मर्ड कोर जमीन पर कब्जा करने में सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि अंदर उसका जो क्रू है, जो उसको चालक हैं, उसके सब बैठे हुए आदमी उसमें, तो वो जो है वो उसमें से उतरते नहीं हैं। और जब तक जमीन पर कब्जा आदमियों का ना हो, तब तक वो अपना नहीं माना जा सकता। तो इसलिए आर्मर्ड कोर आगे आगे लीडिंग करती है प्लेन और डेजर्ट इलाके में, और उसके पीछे पीछे इन्फेंट्री आकर उसको पूरा कब्जा को पूरा स्थायी करती है। आज की तारीख में हमारे देश के अंदर करीब 60 बटालियन
आर्मर्ड कोर की हैं। शुरू में बहुत कम थी, तकरीबन 11 थी इंडिपेंडेंस के बाद, धीरे धीरे करते हुए इसके अंदर जो टैंक हमारे पास हैं काफ़ी सारे रशिया से आए हुए हैं। शुरू में T-72 और T-80 और T-80 है और T-90 टैंक। तो ये 3, और अपने जो आधुनिकीकरण, अपना आत्मनिर्भर भारत और जो अपने देश के अंदर बना है वो है अर्जुन टैंक। तो ये मेन जो 4 प्रकार के टैंक्स हमारे देश के अंदर हैं, और इन्हीं के सभी बटालियन के अंदर इन्हीं का बंटवारा, किसी बटालियन में कोई T-72 है, किसी में T-80 है, किसी में T-90 है और किसी में अर्जुन टैंक है। अभी इसके बाद आता है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। अभी इन्फेंट्री के बारे में मैंने बताया, अब ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री क्या है। तो ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं अगेन, लेकिन इसके अंदर क्या है, उतना बड़ा जो आर्मर्ड प्रोटेक्शन है आर्मर्ड कोर के जैसे नहीं होता, थोड़ा कम होता है, लेकिन इसके अंदर पीछे जगह होती है जहां पे 10 जवान बैठ सकते हैं। तो छोटी मोटी जो गोलियां हैं उसको इसका जो स्टील का बॉडी है वो सहार लेता है, और क्या करता है, डेजर्ट इलाके या प्लेन इलाके के अंदर और छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर भी चल जाती है। ये दुश्मन के खेमे में अंदर ऐसे घुस जाता है अंदर, ओके, और दुश्मन को में हाहाकार मचाकर, और जब दुश्मन के खेमे में पहुंच गया तो इसके अंदर से इन्फेंट्री निकल आती है बाहर, और फिर हैंड टू हैंड फाइट चलती है। यानी कि पैदल ना जाकर गाड़ी में बैठकर इन्फेंट्री सोल्जर लड़ाई के मैदान में जाता है, और दुश्मन के इलाके में जब नजदीक पहुंच जाता है या दुश्मन के इलाके के अंदर ही पहुंच जाता है, उसके बाद इसमें से निकलता है और फिर दुश्मन से हैंड टू हैंड लड़ाई चलती है, आमने सामने की लड़ाई चलती है। तो ये इन्फेंट्री और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में इतना फर्क है कि इसमें इसके जो सोल्जर्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये 3 आर्म्स हो गए, इन्फेंट्री, आर्मर्ड और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। तो इन 3 को माना गया है आर्म्स जो कि बिल्कुल कॉन्टैक्ट एनिमी के साथ, दुश्मन के साथ बिल्कुल कॉन्टैक्ट में रहते हैं, और मेन लड़ाई इनकी चलती है। अब ये तो मानी बात है कि बख्तरबंद गाड़िया के अंदर, आर्मर्ड कोर के अंदर लिमिटेड सामान आएगा। इन्फेंट्री सोल्जर कितना सामान उठा लेगा, तो उसकी क्षमता है 20 से 25 किलो, डिपेंडेंट कितना उसका शरीर किस प्रकार का है। सो 20 से 25 किलो का सामान उठा के चलता है। इसमें तकरीबन 10 किलो का, 5 किलो की राइफल हो गई, और बाकी 5 किलो का एम्यूनिशन लेकर चलता है वो, बाकी थोड़ा मोटा अपने सहूलियत के लिए सामान लेकर चलता है। तो मानी बात है, तो इनको पीछे से सपोर्ट करना है, बड़ा बड़ा गोला गिराना है इनके ऊपर, ओके। अब बड़ा बड़ा गोला गिराना है, वो कौन काम करेगा पीछे से? अब वो आ जाएगा सपोर्ट रोल आर्म्स, और सपोर्ट आर्म में सबसे पहले आती है आर्टिलरी। आर्टिलरी जो है, आर्टिलरी के पास आज की तारीख में मिसाइल भी है और गन्स भी है, हाउविट्जर्स भी है, ओके। इनकी क्षमता जो है गोला गिराने के लिए, रेंज जो बोलते हैं, दूरी, वो 5 किलोमीटर से लेकर 40 किलो, आज की तारीख में 40 किलोमीटर तक गोला गिरा सकते हैं। और जो मिसाइल्स हैं, वो जो छोटे मिसाइल्स हैं, वो उनकी जो दूरी है 50 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, और अभी जो और बड़े बड़े मिसाइल्स आ गए हैं, जैसे पृथ्वी मिसाइल है, वो 300 किलोमीटर तक पीछे से वॉर कर सकती है और दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचा सकती है। अभी ये देखने वाली बात है कि ये जिस प्रकार का गोला जब गिरता है तो धरती हिलती है, और जब आप एक्चुअल में आप देखोगे, जो हम लोग देखते रहते हैं, बहुत देखे हैं जिंदगी में, तो एक्चुअली धरती पूरी हिलती है और कपकपी सी एक हो जाती है। तो जब
ये आर्मर्ड कोर जो हमने पहले बताया, या इन्फेंट्री किसी इलाके में हमला बोलती है, उसके पहले जाने के पहले दुश्मन के इलाके में, दुश्मन के खेमे में खूब तगड़ा बारूद आर्टिलरी के द्वारा बरसाया जाता है। मैं इस वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, बरसाया जाता है। वाकई में एक जैसे कि बरसात होती है, उसी प्रकार से गोले धमाधम गिरते हैं और पूरा ऐसा लगता है कि बस आज दुनिया का अनंत हो आज अंत आ गया है, उस प्रकार का ऐसा फीलिंग आती है। तो ये जो गोले हैं जिनकी वेट होता है 2 किलो से 5 किलो, 10 किलो, 40 किलो तक का उसका वजन होता है, और जब इतना सारा बारूद आप देख रहे हो सामने कि किस प्रकार से वो मिसाइल किस प्रकार से वो ये सामने मिसाइल जा रहा है जिसकी क्षमता 70 किलोमीटर की है, पिनाका मिसाइल है, और दुश्मन के खेमे में बहुत ही ज़्यादा करती है। अब ये आर्टिलरी एक बहुत अहम इसका रोल है। तो सबसे पहले लड़ाई कौन शुरू करेगा? जब लड़ाई शुरू होने का वक्त आ गया, तो सबसे पहले आर्मी की तरफ से जो है वॉर करता है, वो करती है आर्टिलरी। आर्टिलरी धमाधम गोला बरसाएगी, मिसाइल बरसाएगी, दुश्मन को उसको तितर बितर कर देगी, और उसके बाद जाती है आर्मर्ड, और पीछे पीछे इन्फेंट्री। पहाड़ी इलाके में आर्मर्ड नहीं जा सकती, वहाँ पे कुछ इलाके में जा सकती है आर्मर्ड, जैसे लेह में कुछ जगह है, पेंगोंग सो लेक के पास, वहाँ आर्मर्ड अभी लगी हुई है, लेकिन आमूमन जगह पर वहाँ पे सिर्फ इन्फेंट्री जाती है। जैसे कारगिल वॉर हुई तो सिर्फ इन्फेंट्री ने लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से है। अभी इसके बाद आता है दूसरा सपोर्ट आर्म, और वो है आर्मी एयर डिफेंस। मैं और शिव कुमार जी दोनों आर्मी एयर डिफेंस के थे, साथ साथ हमने ट्रेनिंग करी। अभी आर्मी एयर डिफेंस का क्या रोल है? जो हमने अभी बताया आर्टिलरी गोला बारूद बरसाती है, इसी प्रकार दुश्मन की एयरफोर्स और हमारी एयरफोर्स भी दुश्मन के इलाके में पीछे इलाके में, जो नज़दीक वाला इलाका है वहाँ तो आर्टिलरी काम करती है, लेकिन पीछे वाला इलाके में ये बारूद कौन बरसाएगा? एयरफोर्स बरसाएगी। बड़े बड़े गोले 500 किलो के, 1000 किलो के, 2000 किलो के बम बरसाती है, और साथ साथ मिसाइल भी बरसाती है। तो आमूमन बात है, जब लड़ाई छिड़ेगी तो दुश्मन के हवाई जहाज हमारे इलाके में आएंगे और हमारी फोर्सेस के ऊपर अपना गोला बारूद बरसाएंगे। अब जब वो ऐसा करेंगे तो क्या करेगा? हमारा काम क्या है? हमें उससे प्रोटेक्शन बनाना है, अपने फोर्सेस को, अपने सेना बल को प्रोटेक्ट करना है। तो उसको बोलते हैं आर्मी एयर डिफेंस, यानी दुश्मन के एयर से अपने को, अपने टुकड़ियों को बचाव देना। तो एक ये डिफेंसिव आर्म है, और दुश्मन के जब हवाई जहाज आएंगे, उनको हमारा काम है कि हम जब गोलियां उन पर बरसाएंगे, तो जरूरी नहीं है कि दुश्मन का हवाई जहाज नष्ट हो जाए, लेकिन ये जरूरी है कि दुश्मन का हवाई जहाज जैसी गोला बारूद देखेगा नीचे से आते हुए, तो वो ऊपर ही ऊपर रहेगा, नीचे नहीं आएगा, सटीक एम लेने के लिए और सटीक वॉर करने के लिए। तो वहीं ऊपर से ऊपर निकलेगा, और हमारे जो ट्रुप्स हैं उनका बचाव हो सकेगा। अब इस बचाव के लिए एयर डिफेंस के पास गन्स हैं, जैसे कि ZU-23, शिल्का गन है, L-70 गन है, और तंगुष्का गन है, और है मिसाइल। ये गन्स की जो मार है वो 2.5 से 4 किलोमीटर तक है, लेकिन इसके साथ साथ हवाई जहाज तो बहुत ऊपर उड़ते हैं। तो उसको वॉर करने के लिए आज की तारीख में हमारे पास विभिन्न प्रकार हैं, जैसे स्ट्रेला जिसकी मार 5 किलोमीटर, ओसाका जिसकी मार 10 किलोमीटर, एक ये सामने आपको दिख रहा है, ये है SAM-6 रशिया से लाया हुआ है, इसकी मार है 24 किलोमीटर। ओके, इसी के साथ साथ हमारे इंडिया में बना हुआ है, इसी का जोड़ीदार, उसकी भी मार है 25 किलोमीटर। और अभी लेटेस्ट जो आ गए हैं बरक मिसाइल,
या D2 मिसाइल, उनकी मार है 50 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। तो ये है एयर डिफेंस। अब इसके बाद अगला है इंजीनियर्स। अभी इंजीनियर क्या है, इसका दो काम होता है। एक काम है कि दुश्मन अगर हमारे इलाके में आए तो उसके लिए उसके रास्ते में बाधा पैदा करना, और जब हमारी टुकड़ियां दुश्मन के खेमे में जाएं तो उसका रास्ता साफ करना या रास्ता बनाना। तो क्या क्या काम हो गया? दुश्मन इंजीनियर्स का काम है, जब हमारे अपने फोर्सेस के लिए काम कर रहे हैं तो ब्रिज बनाना, रास्ता काटना, उसके बाद जो माइंस, जो दुश्मन को रोकना है तो माइंस ले करना, या दुश्मन के जो पुल्स हैं उसको तो उसको तोड़ना। ठीक है, तो ये सारे काम इंजीनियर्स के होते हैं। इंजीनियर्स का भी बहुत अहम रोल है। जब बड़े रास्ते में जब जा रहे हैं, बड़ी बड़ी नदियां आ जाती हैं तो उसके ऊपर तुरंत वहां पे ब्रिज, पुल नहीं होगा लेकिन वो पुल बना देते हैं। और आपने देखा हाल ही के अंदर जो है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये सिविल को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि ब्रिज बनाने के साथ। इंजीनियर्स जो है इनका काम पीछे से लेकर काफ़ी आगे तक रहता है, तो इनका फैलाव लड़ाई के मैदान में काफ़ी हद तक बहुत ही ज़्यादा अहम है। अब अगला आता है सिग्नल्स। सिग्नल्स के अंदर यानी कि कम्युनिकेशन, संचार। मानी बात है कि आदमी से आदमी जब बात करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मीटर, 20 मीटर, या बहुत तेज जोर से चिल्लाएगा तो 50 मीटर। लेकिन यहाँ ऊपर हेडक्वार्टर है जो कि पीछे 50 किलोमीटर पीछे है, आगे इन्फेंट्री सोल्जर लड़ रहा है, आगे क्या हो रहा है, पीछे से क्या हुक्म आ रहे हैं उनको पास करना, आगे की क्या स्थिति है उसको पीछे भेजना, आगे क्या सामान चाहिए उसको पीछे बताना, तब तो आगे सामान आएगा, कौन कौन से सामान की जरूरत है उसको बताना। तो इस प्रकार से 10 मिनट का काम है, दोबारा करना पड़ेगा। ओप्स, हाँ, ओके ओके। तो या दूर संचार के लिए उनका पास इक्विपमेंट रहता है और इनका जो फ्रीक्वेंसी है अलग अलग फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं। अब आपके लिए ये समझना काफ़ी है कि इनके पास अलग अलग तरीके के रेडियो सेट्स होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन की क्षमता नज़दीक से लेकर जैसे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, और आज की तारीख में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी अभी लड़ाई के मैदान में पहुंच चुका है। तो अभी कोई दूरी की कोई वो नहीं है कि कितनी दूरी पर आप बैठे हो, पूरा लड़ाई का जो एक पिक्चर है वो बनकर पीछे हेडक्वार्टर में जाती है जहां बड़े बड़े जनरल्स बैठते हैं और वहां से आगे के ऑर्डर पास करते हैं। और वो साथ ही साथ जो सपोर्ट आर्म्स हैं, सर्विसेज हैं, वो भी उनको भी पता चलता है कि लड़ाई किस प्रकार से चल रही है, क्या उनकी ज़रूरतें हैं, उस ज़रूरतों को आगे भेजते हैं। उन सब चीज़ों के लिए ये कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सिग्नल्स यानी कि कम्युनिकेशन, इनकी एक और काम है। इनका काम है कि अपना तो कम्युनिकेशन करो ठीक है, लेकिन दुश्मन का कम्युनिकेशन में बाधा प्रकट करो, और उसके लिए ये करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी कि दुश्मन का जो तरंगे हैं, फ्रीक्वेंसी है, उनके ऊपर हावी होना और उनके ऊपर कहना चाहिए कि ब्लॉक करना उनको। ओके, फ्रीक्वेंसी को पूरा एक तरीके से पूरा ब्लॉक कर देते हैं और जैम कर देते हैं।
नेक्स्ट है आर्मी एविएशन। अभी पहले आर्मी एविएशन एयरफोर्स का पार्ट था, लेकिन अभी आर्मी एविएशन में कुछ हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर या सपोर्ट, मानी बात है दुश्मन के अटैक, उसमें जब हमारे जो दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ियां आएंगी उनको अटैक, उसके ऊपर अटैक करना है या कुछ गाड़ियों पे अटैक करना है, तो अटैक हेलीकॉप्टर जाकर अटैक करेंगे। तो वो आर्मी के होते हैं, एयरफोर्स के भी होते हैं, लेकिन आर्मी के पास भी है। और साथ ही साथ जो सीनियर कमांडर्स हैं, जनरल्स हैं, उनको ऊपर से हवाई से दिखाना है कि लड़ाई किस प्रकार से चल रही है, कहाँ पे कौन कहाँ पहुंचा है, कैसे पहुंचा है। तो उनको कैरी करने के लिए, रिकॉनेसेंस करने के लिए देखना है कि कहाँ से दुश्मन कहाँ छुपा हुआ है, किधर से हम अपनी टुकड़ी भेजें, कैसे उसको काउंटर करें। तो आदि आदि इसी सब चीज़ों के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है आर्मी एविएशन के पास। अगला है आर्मी इंटेलिजेंस कोर। दुश्मन के बारे में इंटेलिजेंस खबर रखना कि कहाँ पर है, कौन किधर बैठा है, किधर छुपा है, उनके पूरी जो उनके बारे में, ये सब पीस टाइम में काम करते रहते हैं। जब लड़ाई का वक्त आता है उसी का काम जो पीस टाइम में किया हुआ है उसको जोड़ जोड़ कर पूरा बनाते हैं, और पूरी कहानी बनती है कि कहाँ पे दुश्मन क्या करने जा रहा है। और आगे हम ये आर्मी इंटेलिजेंस के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन के तहत उसको फिल्टर करके वहाँ से इंटेलिजेंस निकाल कर आगे इन्फेंट्री, आर्मर्ड और बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स को ये भेजते हैं, जो अपना डिसीजन लेने में वो कामयाब होते हैं। अभी हमने देख लिया आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स। अब आती है सर्विसेज। अभी सर्विसेज का काम डायरेक्ट लड़ाई नहीं है, उनका काम है आगे जो आर्म्स और सपोर्ट आर्म्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना। उनकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी? मैंने जो बोला था कि जहाँ तक ह्यूमन है, अगर किसी को लड़ाई में बीमार हो गया या कोई जख्मी हो गया, उनकी सेहत का रख रखाव, और कोई अगर इक्विपमेंट खराब हो गया या दुश्मन के घात से वो बर्बाद हो गया, तो उसका रिप्लेसमेंट भेजना। तो ये है सर्विसेज का काम। अब कौन कौन सी आती है? साथ ही साथ हमें पता है कि गाड़ियों में ईंधन चाहिए, और जो ह्यूमंस हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको डेली खाना पीना चाहिए। तो ये सारा काम भी होना है। सबसे पहले आता है कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। अभी इनका काम है कि जो सारा इक्विपमेंट, चाहे बख्तरबंद गाड़ी है, चाहे एयर डिफेंस का है, चाहे आर्टिलरी का है, चाहे नॉर्मल गाड़ियां हैं जो जिसमें इन्फेंट्री भी गई है, हर एक प्रकार का जो भी इक्विपमेंट है उनका रख रखाव। तो इनकी छोटी छोटी टुकड़ियां विभिन्न लड़ाई के मैदान में फैली रहती हैं, और ऑब्वियसली जो छोटी टुकड़ियां हैं उनकी क्षमता थोड़ी कम होगी, तो छोटे छोटे रिपेयर कर लेते हैं। जो बड़े रिपेयर होते हैं वो पीछे बेस रिपेयर में जाते हैं, पीछे साइड में उसका इक्विपमेंट को खींच के लाना पड़ता है, और जब खींच के किसी इक्विपमेंट को बाहर लाते हैं तो उसका रिप्लेसमेंट आगे भेजा जाता है। तो ये सारा काम जो है पूरा का पूरा ईएमई देखती है। आर्मी सप्लाई कोर। आर्मी सप्लाई कोर का काम है पूरा राशन, पानी, तेल वगैरह पहुंचाना। यानी आगे गाड़ियां चल रही हैं, इक्विपमेंट काम में लाया जा रहा है, उसका जो फ्यूल है वो ख़त्म होएगा ही, उसको रख रखाव भी रखना है, मेंटेनेंस भी करना है, तो उसका भी सामान। आदमी लोग वहाँ डिप्लॉयड हैं, जो सोल्जर्स हैं डिप्लॉयड हैं, एक दो में नहीं, हजारों में, लाखों में, उनका खाना सही टाइम पे पहुंचाना, ये सब काम किसका है? आर्मी सप्लाई कोर का। तो ये इनका अहम रोल सप्लाई का है। नेक्स्ट है आर्मी ऑर्डिनेंस कोर। आर्मी ऑर्डिनेंस कोर जो है, जो मैंने अभी बताया था, हथियार का बदली करना। जब हथियार कोई नष्ट हो जाता है दुश्मन के वॉर से, तो उसका रिप्लेसमेंट भेजना, और जो उसका जब वो काम में नहीं लाया जा रहा है, तो अपने अपने वो डिपो में रहते हैं, उनका रख रखाव देखना। तो ये सारा काम जो है करती है ऑर्डिनेंस।
अब छोटे मोटे कभी कभी पुर्जे खराब हो जाते हैं जो ईएमई बदली करती है, लेकिन वो पुर्जे कहाँ से मिलेंगे ईएमई को? वो भी मिलेंगे ऑर्डिनेंस से। ऑर्डिनेंस उसको प्रोक्योर करेगी और जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, उसको आगे वाली टुकड़ियों को भी भेजेगी और ईएमई को देगी उसको बदली करने के लिए। तो ये सारा जो रिप्लेसमेंट वाला जो काम है वो होता है किसके हाथ में? सभी ऑर्डिनेंस के हाथ में। कार है वो भी, और एमनिशन जो है, ये तीन चीजों भी इन्हीं के पास रख रखाव के लिए रखा जाता है और इनका ही काम है इसको आगे पहुंचाना। तो ये फर्क समझने वाली बात है कि तेल खाना पीना कौन देखेगा? सप्लाई को। और जो इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी सामान है उसका रख रखाव का स्पेयर पार्ट्स और बदली करने वाला सामान या नया सामान चाहिए तो वो कौन देखेगा? ऑर्डिनेंस कोर देखेगी। फिर आप लोग सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई एक जना बताएगा? तो Yes, अभी इसके बाद आता है आर्मी मेडिकल कोर। आर्मी मेडिकल कोर जो है, ऑब्वियसली मैंने बताया था जैसे कि अगर हमारे सोल्जर्स, जवान, जेसीओ और ऑफिसर्स अगर आगे लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको क्षति पहुंचेगी। सिर्फ ये डायरेक्ट फायरिंग से नहीं होता है, दुश्मन भी अपना आर्टिलरी बरसा रही है, उन दुश्मन की एयरफोर्स भी अपना गोला बारूद बरसा रही है, कहाँ से आएगा, किधर से गिरेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसने गोला बरसाया कहीं और, वहां से कहीं पे कोई मेटल के ऊपर लग कर और तिरछी डायरेक्शन में आता है और कहां से किधर से गोली लग जाती है आकर। तो इसीलिए हम बोलते हैं दुश्मन के मैदान में हर गोली में किसी का नाम लिखा है या नहीं लिखा है। तो बहुत अजीबोगरीब किस्से हुए हैं और ये सुनने लायक होते हैं जिन्होंने इसको देखा है नज़दीक रूप से। तो किसी को भी हादसा हो सकता है। अब पहाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, किसी का पैर स्लिप हो गया तो नीचे धड़ाम से गिर गया तो उसको चोट लगेगी, हड्डी टूट जाएगी, ये वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से तो ये आम है। और इसके साथ ही साथ किसी को कहीं एकदम से कोई बीमारी पकड़ ली, ये सारा कुछ रख रखाव देखभाल करने के लिए आर्मी मेडिकल कोर है। तो इसमें डॉक्टर्स सब लोग रहते हैं और इनके साथ जवान भी रहते हैं जो कि हेल्प करते हैं और कहना चाहिए जवानों और ऑफिसर्स का देखभाल करते हैं, उनका रिपेयर और रिप्लेसमेंट करते हैं। अभी जो ये एक एग्जाम्पल है, जैसे लड़ाई के मैदान में ये चल रहा है खेल, इसी के साथ इसी का पहले पार्ट हुआ करती थी आर्मी मेडिकल कोर का, अब अलग हो गई है और वो है आर्मी डेंटल कोर। तो सबके दांतों को तो बहुत ज़रूरी है, अगर दांत नहीं रहेंगे तो खाना कैसे खाएंगे। तो दांतों का रख रखाव के लिए अभी नया बन गया है ये आर्मी डेंटल कोर। तो ये छोटी सी कोर है लेकिन इसका भी रोल काफ़ी अहम है। इसके बाद आता है आर्मी एजुकेशन कोर। आर्मी एजुकेशन कोर जो है ये जो हमारे जवानों को, ऑब्वियसली आधुनिकीकरण हमारे आर्मी में लगातार होता जा रहा है और हर एक का, जैसे हमारा क्लास 10th 12th ग्रेजुएशन अलग अलग है, इसी प्रकार से आर्मी के अंदर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 चलता है। तो हमारा उल्टा चलता है, ग्रेड 4 पहले, फिर ग्रेड 3, फिर ग्रेड 2, ग्रेड 1। ग्रेड 1 सबसे अच्छा, ग्रेड 4 सबसे नीचे वाला। ओके, सो ये सब पढ़ाई के लिए भी हमारे पास जो अपने खुद के ही टीचर्स होते हैं और वो उनको बोलते हैं आर्मी एजुकेशन कोर। और साथ ही साथ हमारी जहाँ पे एकेडमीज होती हैं, ट्रेनिंग वगैरह चलती है, एनडीए, आईएमए, ओटीए, तो वहाँ पे भी जो पढ़ाई होती है और साथ ही साथ जवानों के लिए उनके ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, तो वहाँ पे भी इनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स हैं वो ये आर्मी एजुकेशन कोर पढ़ाती है। इसके बाद आता है रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर। अभी आर्मी के पास घोड़े, खच्चर और कुत्ते भी हैं, ठीक है। तो ये एनिमल, तो जो एनिमल की बिरादरी आर्मी के अंदर है, अलग अलग काम कर रही है। डॉग्स जो हैं
वो इंटेलिजेंस का काम करते हैं, इंटेलिजेंस वालों के साथ देखने के लिए कहाँ पे कौन छुपा हुआ किधर कहाँ है। जो खच्चर हैं वो पहाड़ी इलाके में जहाँ पे कोई गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ पे सामान ढोना होता है, तो उसके लिए खच्चर होते हैं। फिर घोड़े हैं, अब ये आज की तारीख में तो वो सेरेमोनियल बेसिस पे रह गए हैं, जो कि राजपथ पे आपने देखा है 26 जनवरी को, तो एक ही अभी रेजिमेंट है हमारी भारतीय सेना में 61 कैव, जिसके पास घोड़े हैं। और कुछ घोड़े जो हैं वो कंपटीशन के लिए हैं, तो उसको, तो ये तीनों चीज के लिए हो देखभाल करने के लिए रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर है, और ये भी छोटी सी कोर है लेकिन है। फिर आता है कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस। अब इसका भी बहुत अहम रोल है। कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस, मानी बात है कि आर्मी के अंदर डिसिप्लिन, अब किस आदमी का कब दिमाग थोड़ा सा हिल जाए, सटक जाए और वो रूल के मुताबिक काम ना करे, तो उसको देखने के लिए, उनका डिसिप्लिन सही करने के लिए ये कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस है। उसके ऊपर जो ओहदेदार हैं उनका तो रोल है ही, लेकिन मिलिट्री पुलिस का भी काम है, आम काम है कि जहाँ जहाँ लड़ाई चल रही है, उस खास तौर से लड़ाई के मैदान में ये सब सही लोग सही रास्ते पकड़ रहे हैं। लड़ाई के मैदान में कभी कभी ऐसा होता है अफड़ा तफड़ी मच जाती है, तो वो अफड़ा तफड़ी को बचाने के लिए सबसे अहम रोल है मिलिट्री पुलिस का, कि कभी कभी प्रोपेगेंडा या इस प्रकार के वारदात हो जाती है जहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है, तो अफड़ा तफड़ी मचती है, उसको रोकने के लिए मिलिट्री पुलिस का बहुत अहम रोल है। नेक्स्ट है जज एडवोकेट जनरल। अभी कुछ लॉयर्स भी इंडियन आर्मी के भाग बनते हैं। उनका काम है जब कोई गलत काम करता है, गलत काम होता है, तो उसको लीगल एडवाइस देना इन लोगों का काम है। ये अमूमन ऑफिसर्स ही होते हैं, और इनका भी अहम रोल है। पीस टाइम में ज़्यादा होता है, लड़ाई के मैदान में भी थोड़ा बहुत होता है। जब कोई गलती काम करता है तो कोर्ट मार्शल वगैरह करना पड़ता है, जब इनका अहम रोल होता है। अगला है आर्मी पोस्टल सर्विसेज। दूर दराज इलाके में जहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता, मोबाइल का ज़माना है लेकिन मोबाइल का सिग्नल ही नहीं पहुँचता, ठीक है, तो चिट्ठी पहुँचती है, और चिट्ठी पहुँचाना या कोई किसी का डॉक्यूमेंट पहुँचाना है, तो वो काम है आर्मी पोस्टल सर्विसेज का। इनका ट्रेनिंग तो पीएनटी डिपार्टमेंट से होता है, लेकिन जब ये आर्मी में आते हैं तो ये आर्मी की वर्दी पहनते हैं और आर्मी का पार्ट हिस्सा बन जाते हैं। तो ये थे डिफरेंट अलग अलग ये थी अलग अलग ब्रांचेस आर्मी की, जिनके बारे में मैंने बताया।